हेलो गाइस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एचटीएमएल टेबल्स। एचटीएमएल टेबल्स एक बहुत पावरफुल टूल है दैट कैन बी यूज इन मैनी वेज। बहुत सारी एप्लीकेशंस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल्स का यूज करती है, जैसे कि शेड्यूलिंग डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, कैलेंडर्स एक्सेट्रा। एचटीएमएल भी टेबल्स का यूज करती है, बट बहुत डिफरेंट वे के अंदर। हम टेबल्स का यूज इंस्टीट्यूशंस के इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए कर सकते हैं। ब्रांडिंग इंफॉर्मेशन के लिए भी हम टेबल्स का यूज कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल डेटा को कैलकुलेट या रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम टेबल का यूज कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे डिजाइनर्स टेबल्स का यूज वेब पेज को लेआउट करने के लिए करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज जो हमारा डिव टैग होता है वो हमें ज़्यादा पावर देता है इन ऑर्डर टू अरेंज द कंटेंट इन द वेब लेआउट। सो हम टेबल्स का यूज सिर्फ और सिर्फ डेटास को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, कंटेंट को लेआउट करने के लिए नहीं करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टेबल लुक्स एंड बिहेव। जनरली हमारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको ब्रोकन डाउन करते हैं कॉलम्स और रोज की फॉर्म में। इसे हम सेल बोलते हैं। So we can say that cell is a basic unit of table. It is generally formed by intersection of rows and column. A row is a line of cells from left to right, whereas column is a stack of cells from top to bottom. Border यहाँ एक important role play करता है because it surrounds the cells as well as the table. Let us talk about the tags of HTML that can be used with creating the table structure. सबसे पहले बात करते हैं हम table tag की. Table tag is also known as the container tag for all table tags. It is having the opening tags and closing tags. जितने भी tags होंगे सभी tables के अंदर आएंगे. Next चलते हैं tr tag के ऊपर. tr tag is used to represent table rows. It is also a container tag for other table tags. Next we have th. Th is called table heading. Sometimes we need the headings in the tables, and that's why we use th tag. By default tables headings जो होती है वो bolded होती है और center of the cell होती है. Last but not least, we are talking about TD. TD is also known as table data. It is basically the tag that is used to represent our information. It is again a container tag, which means whatever we write in between TD, whatever we write in TD, it will behave like a table data. So let's back to the ID and create our first table structure. So guys, let's start with the coding. First, I'm going to create a file named as table tags.html. तो सबसे पहले हम skeleton create कर लेते हैं. In the title, I'm going to add table tags. So table का structure create करने के लिए हम सबसे पहले table का container tag use करेंगे. For that, we use table tag, and rows को create करने के लिए we use tr tag, और टेबल डाटा को क्रिएट करने के लिए भी यूज टीडी टैग. टेबल डाटा आपका कॉलम क्रिएट करने के लिए भी होता है. सो फर्स्ट आई एम एडिंग डेटा एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो मैंने एक कॉलम क्रिएट कर लिया. फॉर द सेकंड कॉलम आई एम जस्ट कॉपिंग इट और यहाँ लिखता हूँ 2 months. कोर्स विल बी ₹5,000. सो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो क्रिएट कर लिया. सो फॉर द सेकंड रो आई एम जस्ट कॉपिंग द कंटेंट and paste it. So for the second row, the first column will be web development. That is the name of the course. Course duration will be 4 months and the course cost will be 15,000. So यहाँ second row create हो गया. For the third row, again copy the content
paste it bottom. Next I'm adding server side programming, and the duration is 6 months. Cost will be 25,000. लास्ट रो भी क्रिएट कर लेते हैं. सो मैं यहाँ से फर्स्ट कॉलम हटा रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट एडिंग एनी लैंग्वेज. यहाँ लिखता हूँ टोटल कोस्ट ऑफ द कोर्स, और द कोर्स टोटल इज 45,000. सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है. तो कोड को मैं सेव करता हूँ. सी द रिजल्ट इन द ब्राउजर. सो यू सी, सो फर्स्ट टेबल स्ट्रक्चर क्रिएटेड, बट यहाँ पर जो हमें जो टेबल का रिक्वायरमेंट था, दैट इज अराउंड द बॉर्डर्स एंड ऑल दैट, वो यहाँ मिसिंग है. वी नीड टू फॉर्मेट द टेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फर्स्ट फॉर्मेट इज बॉर्डर. तो बाय डिफॉल्ट टेबल्स का कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल बॉर्डर्स होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो आपका HTML है उसके बॉर्डर्स 0 होते हैं. सो वी नीड टू ऐड बॉर्डर्स टू द टेबल. सो हम टेबल को के अंदर जो बॉर्डर है वो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं. वन इज यूजिंग द बॉर्डर एट्रीब्यूट एंड अनदर इज यूजिंग द CSS प्रॉपर्टी. सो बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑलरेडी मेंशन है यहाँ डिस्कशन पेज पे. CSS के हेल्प से हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड टू ऐड स्टाइल टैग. इन द स्टाइल टैग जहां जहां हमें बॉर्डर्स ऐड करने हैं वो वाले सिलेक्टर लिखेंगे. सबसे पहले मैं टेबल लिखता हूँ, TD लिखता हूँ और TR लिखता हूँ. ठीक है. और यहाँ पर हम बॉर्डर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड. सेव करते हैं कोड को और आउटपुट देखते हैं ब्राउजर के अंदर. यहाँ पर आपका टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, हमने बॉर्डर्स ऐड कर दिए. बट द प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हर एक सेल के अराउंड भी बॉर्डर है और टेबल के अराउंड भी बॉर्डर है. सो हम सिर्फ एक बॉर्डर रखेंगे, दूसरे बॉर्डर को हटा देंगे. सो बॉर्डर हटाने का तरीका क्या है, कोड पे चलते हैं. यहाँ पर हम स्टाइल टैग के अंदर टेबल को टारगेट करते हैं और एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बॉर्डर कोलैप्स, एंड वैल्यू विल बी कोलैप्स. तो सेव करेंगे प्रोग्राम को, आउटपुट को देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देयर इज ओनली वन बॉर्डर नाउ दैट इज अराउंड द सेल. नेक्स्ट टॉपिक इज table heading. Generally, there is a table heading on each column that represent what kind of data is going to be entered into the table. So for that, let's back to the code. तो यहाँ चलते हैं, हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं TR से. उसके बाद यहाँ पर हम अपना हेडिंग क्रिएट करेंगे. सो फॉर हेडिंग वी यूज TH टैग, और सबसे पहली हेडिंग में लिखते हैं कोर्स नेम. दूसरी हेडिंग में लिखते हैं कोर्स ड्यूरेशन, और तीसरी हेडिंग में लिखते हैं कोर्स कोस्ट. सो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं. सो यहाँ पर आपकी टेबल की हेडिंग्स आ गई है, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बॉर्डर मिसिंग दिख रहा है. तो उसके लिए हम वापस चलते हैं कोड पे. सो जहाँ हमने बॉर्डर्स ऐड किए थे वहां पर हम TH मेंशन कर देंगे, क्योंकि TH पे हमने बॉर्डर नहीं लगाया अभी तक. तो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं. सो बॉर्डर इज एडेड टू द टेबल हेडिंग ऑल्सो. सो नाउ नेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज कॉल्ड कैप्शन. कैप्शन क्या होता है, कैप्शन हमारे टेबल्स की डिस्क्रिप्शन होती है. सो वी नीड टू ऐड कैप्शन इन द टेबल. फॉर दैट हम चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पर कैप्शन टैग की हेल्प से हम कैप्शन को ऐड कर देते हैं. सो आई ऐड लिस्ट ऑफ कोर्सेस. सेव करते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे, और रिफ्रेश करते हैं. सो कैप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है. ओके. अब आप कैप्शन की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इट्स टॉप ऑफ द टेबल. सो अगर आपको इसको बॉटम पे लेकर आना है तो उसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हम कैप्शन सिलेक्टर यूज करते हैं यहाँ पर, और प्रॉपर्टी होगी हमारी कैप्शन साइड. तो मैं इसको बॉटम कर देता हूँ.
तो आप देखोगे जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज है वो बॉटम ऑफ द टेबल आ चुका है। ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर। तो हम यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, कलर विल बी रेड। हम सेव करते हैं, तो आपके कैप्शन का कलर भी चेंज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी फॉर्मेटिंग है दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग इज जनरली द स्पेस अराउंड द कंटेंट। आप सभी को पता है पैडिंग क्या होता है। पैडिंग मीन्स स्पेस अराउंड द कंटेंट। सिमिलरली जो सेल स्पेसिंग होती है दैट इज स्पेस बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। सो दिस इज योर कंटेंट, सेल वन इज योर कंटेंट। सो कंटेंट और आपके बॉर्डर एज के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। और जो दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। so you can use cell padding and cell spacing attribute of the HTML, बट हम CSS की हेल्प से सेल पैडिंग ऐड करेंगे। so वापस चलते हैं कोड पे। so यहाँ पर हम टारगेट करते हैं इन तीनों को। so ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टर है, so जस्ट ऐड पैडिंग 10 पिक्सल। so मैंने यहाँ 10 पिक्सल का पैडिंग ऐड कर दिया है। तो आप देखोगे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपके टेबल के बीच में कुछ स्पेसिंग आ गई है। नाउ टेबल थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। ओके, पैडिंग इज द स्पेस अराउंड द कंटेंट। सो हमारा पैडिंग से ही काम चल रहा है, सेल स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज हमने एक बॉर्डर ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर सेल स्पेसिंग का कोई लॉजिक नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड सेट द टेबल एंड सेल विड्थ। हम टेबल की विड्थ और सेल की विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए वापस कोड पे चलते हैं। बाय डिफॉल्ट जितना भी कंटेंट का एरिया होता है वो उतना स्पेस लेता है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड द विड्थ ऑफ द टेबल। सो मैं टेबल टैग पे चलता हूँ, यहाँ पर विड्थ स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सो आई ऐड विड्थ इक्वल्स टू, आई ऐड 800। तो आप देखेंगे द सेल विड्थ विल बी इंक्रीज्ड। ओके, so that is width. You can individually add the width to the cells also. Like मुझे जो ड्यूरेशन का है उसका सेल का, उस सेल का विड्थ कम चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ ड्यूरेशन वाली विड्थ पे चलता हूँ। सो मुझे इसका विड्थ कम चाहिए, सो आई ऐड विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल। ठीक है, तो क्योंकि सारे सेल्स एक साथ काम करते हैं, सो मैंने 4 मंथ्स का विड्थ कम किया तो सबका विड्थ कम हो चुका है। वी कैन ऑल्सो अलाइन द टेबल्स, बिकॉज जो आपके टेबल्स होते हैं वो भी आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। सो आप टेबल्स का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। फॉर दैट, सो टेबल को अलाइन करने के लिए आई यूज अलाइन प्रॉपर्टी, अलाइन सेंटर। सो आप देखोगे टेबल आपकी स्क्रीन के सेंटर पे आ गया है। ओके, यू कैन ऑल्सो अलाइन द कंटेंट ऑफ द टेबल ऑल्सो। सो फॉर दैट आई यूज here I use text align center। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा सारा कंटेंट सेंटर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल स्पैनिंग। सेल स्पैनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेबल्स की फॉर्म पे। कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें अपने सेल को स्पैन करना होता है आइदर इन मल्टीपल रोज और आइदर इन मल्टीपल कॉलम्स, देन सेल स्पैनिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हम अपने एग्जाम्पल में चलते हैं और वहां पर मैं आपको सेल स्पैनिंग का कंसेप्ट समझाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आउटपुट के अंदर, यहाँ जो टोटल कॉस्ट है उसे दो सेल को स्पैन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेल को स्पैन करके, तो उसके लिए हम करते हैं कोड के ऊपर। तो यहाँ पर टीडी के अंदर मैं यहाँ यूज करूंगा कॉल स्पैन, बिकॉज हमने दो कॉलम्स को स्पैन करना है। तो आई कॉल यूज कॉल स्पैन 2। मैं सेव करता हूँ, आउटपुट पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कॉल स्पैन 2 तो हो गया, बट यहाँ से बाहर जा रहा है बिकॉज हमें जो हमारा फर्स्ट वाला जो टीडी है उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। सो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ने
दोनों सेल्स को, दोनों कॉलम्स को स्पैन कर ले। ओके, सो नेक्स्ट देयर इज आल्सो अ रो स्पैन। सो मैं आपको रो स्पैन भी समझाता हूँ। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट और सर्वर प्रोग्रामिंग को मैं एक साथ कंबाइन करूंगा, सो आई एम यूजिंग रो स्पैन हेयर। ओके, तो कोड पे चलते हैं। जो आपका सर्वर वाला टीडी था, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और जो ये वेब डेवलपमेंट वाला टीडी है, यहाँ पर मैं रो स्पैन ऐड कर देता हूँ। तो रो स्पैन इक्वल्स टू 2। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ वेब डेवलपमेंट विल टेक 4 months, 6 months। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ रो स्पैन। ठीक है, वन इज कॉल स्पैन जहां पर हम कॉलम को स्पैन करते हैं, एंड वन इज रो स्पैन जहां पर हम रोज को स्पैन करते हैं। सो यहाँ पर मैंने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को हटा दिया, बिकॉज दोनों पार्ट वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेंटिक टेबल। कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्राउजर को बताना होता है कि टेबल का कौन सा पार्ट हेडर पार्ट है, विच पार्ट इज बॉडी पार्ट, विच पार्ट इज फुटर। सो उसके लिए हम सिमेंटिक टेबल टैग्स यूज करते हैं। दीज आर जस्ट प्रोवाइडिंग names to different section of the table. So we have T head, T body, and T foot tag. Let's put these semantic elements into our table. So हम अपने header section में चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ T head, यहाँ लिखता हूँ मैं T head, और जहाँ टेबल रो आपका कंप्लीट हो रहा है, I put into a table header section. Then here I add T body. So this is the body section. So मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और जहां पर आपका बॉडी कंप्लीट हो रहा है वहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं। ओके, देन दिस टोटल कोस्ट पार्ट इज योर फुटर, सो आई यूज टी फुट फॉर डिस्क्राइबिंग दैट इट इज अ फुटर पार्ट। ओके, सो मैं यहां सेव कर रहा हूं, इसका आउटपुट देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो आप देख रहे हैं सिमेंटिक टैग्स का आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट इट जस्ट ऐड द सिमेंटिक मीनिंग टू द टेबल। It will just help the browser. Okay, so it will do nothing in the presentation part. Okay, so let's move to the next topic. Next topic is your created nested tables. Sometime we require कि एक टेबल के अंदर हमें फर्दर दूसरा टेबल ऐड करना पड़ जाता है, so at that time we can nest our tables. Okay, the rules are same that we previously gone through. So let's add a table into our already established table. मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो हमारा वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है, मैं यहाँ चलता हूँ, इस टीडी के अंदर आई क्रिएट अ न्यू टेबल and create new row and add data. So I add td as front end, and another td I add back end. So I save the changes and see the output on the screen. So जब मैं refresh करता हूँ, you see a new table row is added to the already established cell. So मैं इसको center कर देता हूँ, for that align center. A new table is nested to the previously table. In continuation to the previous topics, the next topic is adding background color to the table. In order to apply the background color to the entire table, choose table as a selector. Okay, now here I add background color to be beige. Okay, now save the code, refresh the screen, and you see the entire table having the background color beige. Okay, so now if you want to add background to a particular row or heading, you have to apply color to a particular selector. So for that, let's change the background color of the heading. For that, choose th as a selector and adding the background color to be gray. I'm also changing the background text color to be white. For that,
we use color property and adding the color white. So you see the header having the background color gray and the text color is white. So now I'm targeting different rows. So first I'm targeting the bottom row. For that, first choose a selector as tfoot, because tfoot is the footer section, and now choose tr for the row, and I add background color to be light gray. Save the code, refresh the screen, and you see the footer will be having the light background color. Okay, so now I'm targeting other rows. For that, choose tr as selector, and now I'm using another pseudo class known as nth child. Nth child specifically used when you want to select a particular row or particular element. Okay, because all the elements are child of tr. I'm selecting a particular child, so I'm selecting first all even child. So I use even keyword, and now I'm choosing the background color to be white. Save the code, refresh. Now the row is, this is the tr, this is tr, this is tr, this is th, and this is tfoot tr. So it will only target the tr having this one. Okay, so that's why it is its background color white. Now I'm targeting the odd one. Okay, so for that I use tr nth child. We use the keyword odd. Now background color to be dark sea green. Okay, so save the code, refresh, and you see all the trs, because this is odd one, this is odd one, this is also tr, but due to some overridden, it will also having the background green, but I just want that color remains the light gray, but other css property overrides this. We have another keyword that is I'm using as important. Important will overcome the all the overridden classes. It will forcefully apply css. So save the code, and you will see the footer will remain light gray. So the next element of the table tag is called col group tag. So col group tag is basically used to apply different styling to the different columns of the tables at once. We don't need to targeting particular cells or rows. With a single code, we can style all the columns at once. Okay, the syntax is col group. It is a container tag. So there is a col group opening tag and col group closing tag. Here we can also add span or class attributes. So span means how many columns we have to span. Either by default it span one, but if you want to span multiple columns, you can mention the value into the span. Let's implement the col group element. So, so to implement col group, the rule is that it should be after the caption and before the semantic table elements. After the caption, I use col group tag and I span equals to 2. So I want to span two elements. Okay, and I use inline style tag. So the background color would be
light gray. So I save the code, output in the browser. So you see the, the first two columns and the background light gray color. So this is done with the help of whole group.